नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप सीधे पटना से देख रहे हैं खबरदार। अब से कुछ देर पहले हमने सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बिहार चुनावों को लेकर दिखाया था। हम वो आंकड़े आपको दिखाएं उससे पहले जरा खबरों को खबरदार की लेंस से हम देख लेते हैं और इस कड़ी में भी सबसे पहले बिहार का ये ओपिनियन पोल ही रहेगा जिसके अनुसार एनडीए को बहुमत मिलता हुआ यहां पर दिख रहा है। ये संकेत मिल रहे हैं इसमें, लेकिन ये सबसे तेज स्पीड से हम आपको बताएंगे ताकि आपको ये समझ में आए और आप बिहार के मौजूदा मूड को डिकोड कर सकें। ये विश्लेषण एकदम सुपरफास्ट स्पीड से होगा और पूरे ओपिनियन पोल का सार आपको बहुत कम समय में समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही आपको बताएंगे बिहार की चुनावी रणभूमि में किस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ बीजेपी का चुनावी वोट जनरेटर स्टार्ट कर दिया है। बिहार का एजेंडा सेट करने के लिए बीजेपी आक्रामक हो गई है। योगी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाकर विपक्ष पर बड़े वार किए हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में सीएए लागू करने पर जो बयान दिया है उस पर भी चुनावी चिंगारियां निकल रही हैं। बिहार से बंगाल तक सियासत के ये दांवपेच आपको ध्यान से देखने और समझने होंगे। और आज आपको कोरोना पर विजय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माइंड मैप दिखाएंगे। कोरोना काल में आज 7वां मौका था जब पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। आज एक लाइन में उनका फोकस था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री ने त्योहारों से पहले आम लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की अपील की। पीएम मोदी वैक्सीन को लेकर भी बहुत आश्वस्त थे। आज उनके कोरोना संदेश का आंकड़ों के साथ हम विश्लेषण करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि पीएम ने किस तरह कबीरवाणी और रामचरितमानस का उदाहरण देकर इस गंभीर मुद्दे को देश के सामने रखा है। लेकिन सबसे पहले बारी है बिहार के सबसे सॉलिड ओपिनियन पोल की। क्या आंकड़े यहां से निकल कर आ रहे हैं? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में कितने लोग पसंद कर रहे हैं? तेजस्वी यादव का थोड़ा सा भी बढ़ना क्या संकेत दे देता है नीतीश कुमार के लिए और एनडीए के लिए? ये सारी चीजें आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरा विश्लेषण हम समझाते हैं। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एक एक काम करके किस तरह से प्रगति के रास्ते पर हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और अब आगे मौका दीजिएगा तो जान लीजिए हमको तो जो दिखता है कि अब आगे और क्या करना है उसी के बारे में हम बोलते हैं। नीतीश कुमार बिहार को नए सपने दिखा रहे हैं और नए सपनों के लिए फिर से मौका मांग रहे हैं। सीएसडीएस लोक नीति के ओपिनियन पोल ने बताया है नीतीश कुमार को बिहार एक मौका और देने वाला है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश के एनडीए गठबंधन को 38% वोट मिल सकते हैं। तेजस्वी के महागठबंधन को 32% वोट मिल सकते हैं। 6 दलों वाले गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट जीडीएसएफ को 7% वोट मिल सकते हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 6% वोट मिल सकते हैं। सभी योजनाओं को, की नीतियों को, यानी चुनावी रेस में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। उन्हें अभी कोई खतरा नहीं है। एनडीए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। ओपिनियन पोल के वोट शेयर को सीटों में बदलकर देखा जाए तो नीतीश कुमार बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीट में एनडीए को 133 से 143 सीट मिल सकती है। बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी बहुमत के आंकड़े तक आराम से नीतीश पहुंच जाएंगे। तेजस्वी के महागठबंधन को 88 से 98 सीटें मिल सकती हैं। चिराग की एलजेपी 2 से 6 सीटों पर सिमट सकती है। लेकिन इस ओपिनियन पोल से दूसरे बड़े संकेत भी मिल रहे हैं। ये संकेत नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती की तरह है। वो सत्ता में तो वापस आ जाएंगे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी गिरी है। 2015 में 80% लोग नीतीश सरकार के कामकाज से संतुष्ट थे। 2020 के इस ओपिनियन पोल में ये आंकड़ा गिरकर 52% हो गया है। 2015 में सिर्फ 18% लोग ही नीतीश सरकार से नाखुश थे। 2020 के ओपिनियन पोल में नीतीश से नाखुश लोगों का प्रतिशत 44 हो गया। नीतीश कुमार के लिए सिर्फ यही चुनौती नहीं है, तेजस्वी भी एक चुनौती है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा है तो तेजस्वी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। बिहार के लिए बेहतर सीएम कौन होगा, इस सवाल पर राय में तेजस्वी पीछे नहीं है। बेहतर मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार अब भी नंबर 1 है। उन्हें 31% लोग सबसे बेहतर मानते हैं।
लेकिन 27% लोग तेजस्वी में भी संभावनाएं देखते हैं। ये नीतीश से ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इस रेस में चिराग पासवान हो या सुशील मोदी, दूसरे नेता दूर दूर तक नहीं है। ये तो चेहरों की बात है। चुनावी मुद्दों पर भी बिहार का मूड साफ दिख गया। एसडीएस लोकनीति के ओपिनियन पोल में लोगों ने विकास और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। 29% लोग विकास को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। 20% लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। महंगाई, गरीबी और शिक्षा नेताओं के एजेंडे में हो न हो, जनता के एजेंडे में है। इसमें बेरोजगारी पर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। तेजस्वी 10 लाख युवाओं को सरकार में आते ही नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ये बिहार को प्रभावित करने वाला बड़ा मुद्दा है, इसलिए नीतीश भी जवाब दे रहे हैं। जब उद्योग नहीं लगेंगे, नौकरी नहीं मिलेंगे, तो जाहिर तौर पे पलायन बढ़ेगा। पलायन जब बढ़ेगा तो गरीबी और बढ़ेगी बिहार में। और हमने जो वादा किया है उसको तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पूरा करेंगे। 10 लाख रोजगार। न कोई जानकारी है कि कहाँ होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या ही दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए। और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं। आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, बेरोजगारी का मुद्दा कहीं हावी न हो जाए, नीतीश कुमार को इस बात का डर है। इसलिए वो इस मुद्दे की हवा निकाल रहे हैं और तेजस्वी यादव पर सीधे हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इस सर्वे के जरिए बहुत सारी रोचक तथ्य सामने आए, बहुत सारी रोचक बातें सामने आई हैं। मसलन ये कि देखिए, जब गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ते हैं तो जिन सीटों पर बीजेपी लड़ती है उससे अलग सीटों पर जेडीयू लड़ रही होती है। यानी जेडीयू वाली सीटों पर जो बीजेपी के समर्थक हैं वो नीतीश कुमार को किस नजरिए से देख रहे हैं। नीतीश कुमार को यह ध्यान से देखना होगा कि ये आंकड़े उनके बारे में क्या संकेत दे रहे हैं। अब इस बार के चुनावों में जब लोगों से यह सवाल पूछा गया कि आप अगर बीजेपी समर्थक हैं और जेडीयू को वोट देंगे तो नीतीश कुमार आप में से कितने लोग हैं जो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? 55% ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के नाम को लेकर उत्साहित हैं। लेकिन जब 2010 में पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव पिछली बार जब हुए थे, जब बीजेपी और जेडीयू एनडीए का हिस्सा थे, उस समय में 91% लोग ऐसे थे बीजेपी के वोटर जो चाहते थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, यानी उस गठबंधन के जरिए वही मुख्यमंत्री बने। इस बार लगभग आधा उनकी पॉपुलैरिटी बीजेपी सपोर्टर्स के बीच गिरती हुई नजर आ रही है, जो उनके लिए चिंता का सबब हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थकों में नीतीश कुमार के प्रति कुछ उदासीनता जरूर है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी आंकड़े हैं जो आपको देखना चाहिए इसमें, क्योंकि जब सीटों का हम आंकड़ा देखते हैं, सीटों का आकलन देखते हैं कि किसे कितनी सीटें, तो उसमें वो वोट कटवा वाला शब्द सामने आ जाता है जो एलजेपी के लिए प्रयोग किया गया। अब देखिए, चिराग पासवान की एलजेपी हो या फिर 6 पार्टियों का गठबंधन, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस, इस तरह का लेबल उन पर भी लगा है। ये ओपिनियन पोल के से समझ में आ रहा है कि इस तरह की पार्टी या गठबंधन वाकई वोट काट रही है। जीडीएसएफ को 7% के करीब वोट मिलता दिख रहा है, एलजेपी को 6% के करीब वोट मिल रहा है। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान का बिहार में एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उनके लिए शायद फायदेमंद न हो। हमने चिराग पासवान से आज के ओपिनियन पोल पर बातचीत की। इस चुनाव में ज्यादा सीटें नहीं मिली तो लड़ाई जारी रहेगी। शेर का बच्चा हूं, अकेला जंगल चीरने निकला हूं, और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक इस रणभूमि में मैं बना रहूंगा। जो आपने कहा कि आपको ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं,
या आपने मेरे सामने तो कह दिया, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपके इसी सर्वे से उनकी नींदें उड़ जाएंगी। वो लोग तो मेरा खाता खुलने तक की बात कर रहे थे कि इसका खाता नहीं खुलेगा, एक सीट भी नहीं पा पाएंगे चिराग पासवान, कुछ लोगों के दावे थे। उन लोगों को अगर आप अपना ओपिनियन पोल दिखाएंगे तो उन लोगों को परेशानी होगी, बट दिखाई रहे हैं चिराग, उनको परेशानी होगी, इसलिए उनको मत बोलिएगा कि उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके लिए यही आंकड़ा बहुत बड़ा है। पर अभी मैं आपको इतना बताऊंगा हिमांशु कि अभी तो मैं निकल ही नहीं पाया हूं। अभी तो मैं पिताजी के श्राद्ध के कार्यक्रमों में ही मैं व्यस्त था। आज उनकी 13वीं हुई है और कल से सही मायनों में रणभूमि में मेरा आगाज होगा, रण क्षेत्र में उतरूंगा। और अभी आपका पहला ये ओपिनियन पोल मुझे 8 से 10 दिखा रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आप ही के ओपिनियन पोल बहुत बड़ी संख्या और दिखाएंगे। मैं जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं और मैं जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटें जीतूंगा, ये आज मैं आपके चैनल पे दावा कर रहा हूं। देखिए, चुनाव के करीब जाते जाते ये आंकड़े थोड़े से तो बदलेंगे जरूर। ये हमने ओपिनियन पोल इस समय के हिसाब से दिखाया है, लेकिन चिराग पासवान कितना आगे बढ़ सकते हैं वो देखना होगा। बहरहाल इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के चुनावों में एंट्री मारी। 3 जनसभाएं उन्होंने की और बिहार के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा लेकर आ गए। उनके रैलियों में लोगों का उत्साह भी खूब नजर आ रहा था। इस सब के बीच जेपी नड्डा जो है, उन्होंने जो सीएए को लेकर बंगाल के लिहाज से बयान दे दिया था, तो अब समझ लीजिए कि बिहार से लेकर बंगाल तक बीजेपी अपना चुनावी एजेंडा सेट कर रही है। योगी का हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा तो भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी। योगी ने मंच संभाला तो राम के नाम से शुरुआत की। योगी भीड़ की नब्ज पकड़ चुके थे। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं और रामगढ़ की धरती पे आया हूं। कैमूर के रामगढ़ मैदान में श्री राम के नाम का उद्घोष हो रहा था। साफ संकेत है कि बिहार में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। योगी राजनीति की राम धुन में रमे हुए थे। आरजेडी और कांग्रेस सीधे योगी के निशाने पर आए। योगी ने पुराने दिनों की याद दिलाई, चारा घोटाले पर तंज किया, नीतीश की पीठ थपथपाई और ताल ठोक कर कहा, बीजेपी जो कहती है वो करती है। पाकिस्तान में आतंकियों को घुसकर मारा, राम मंदिर का वादा पूरा किया। और जो हमारा वायदा था, कश्मीर में आतंकवाद को, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे और बिहार की जनता से किया गया वायदा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। कोरोना काल में मजदूरों के पलायन की तस्वीर न मजदूर भूले हैं और न विपक्ष। बीजेपी जानती है, यही वजह है कि योगी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए याद दिलाया कि यूपी के हाईवे पर भूखे प्यासे चल रहे मजदूरों का सरकार ने बहुत ख्याल रखा था। मुझे याद है जब लॉकडाउन के दौरान बिहार के बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश होते हुए आ रहे थे। भले ही दिल्ली में उनके साथ दुर्व्यवहार आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों ने किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आते थे तो उनके पैरों के लिए धोने के लिए गर्म पानी मिलता था और उनके लिए ताजा ताजा भोजन देने के साथ साथ हमने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों से कि भाई देखो, बिहार के लोग हमारे अपने लोग हैं, इनको उत्तर प्रदेश शासन की गाड़ी से बिहार के अंदर भेजने की व्यवस्था करिए क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। भाइयों बहनों, कोई भेदभाव नहीं और वही भाव लेकर के आज फिर हम आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, हमने तो जनता का काम भी किया और राम का काम भी किया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने योगी के चुनावी मैदान में उतरने पर चुटकी ली, कहा
नीतीश पर भरोसा नहीं रहा क्या? धर्म की राजनीति की जगह रोजगार पर बात क्यों नहीं होती? पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो अपनी, सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए? यानी कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों नीतीश जी का चेहरा काम चल रहा है क्या? हम तो पूछना चाहते हैं। इतना बड़ा उनका कहते हैं कि जनाधार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। योगी ने बिहार चुनाव में अपनी पहली ही रैली में राम की चुनावी एंट्री करा दी, तो पड़ोस के बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएए का चिन्ह बाहर निकाल लिया। जेपी नड्डा बोले, बस अब कानून लागू होने ही वाला है, तो कांग्रेस ने मौका देखकर तंज कसा, तुरंत लागू क्यों नहीं करते? ऐसी भी क्या मजबूरी है? जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण खुद दुविधा में है। दुविधा इसलिए कि आसाम को हम क्या कहेंगे और बंगाल को क्या कहेंगे। आसाम में ये नागरिक कानून की खिलाफत है, आप जानते हैं। एनआरसी की चलते आइए अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एंटी कोरोना संदेश का विश्लेषण करते हैं। एक छोटी सी स्पीच थी उनकी, 12 मिनट के लिए देश को उन्होंने संबोधित किया और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी बोली जो शायद गांठ भी बांध लेने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वाकई अभी गया नहीं है। 7वीं बार वो देश को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा, लॉकडाउन गया है, वायरस नहीं। ये कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाह होने का समय नहीं है। लोगों ने सावधानी बरतना कम कर दिया है, जो ठीक नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही त्योहारों की खुशियों को खराब कर सकती है। जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ सतर्कता भी बहुत जरूरी है और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पहले आप पीएम मोदी का ये संदेश सुनिए, उसके बाद हम इस संदेश का सार आपको समझाएंगे। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं।
आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। कोरोना के लिए पीएम मोदी का यह संदेश एक ऐसे वक्त पर आया है जब पिछले कई हफ्तों के बाद, जब कोरोना केस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, कई हफ्तों के बाद कुछ दिन से 50,000 प्रतिदिन से जो मामले हैं उससे नीचे जा रहे हैं। मंगलवार को जो आंकड़े जारी हुए उसके हिसाब से अगर हम आपको दिखाएंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या 46,791 रही। देश में कोरोना से के अब तक 75,97,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 587 मौतें हुई हैं। अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोग इसका शिकार होकर जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.52% है। अच्छी बात यह है कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर 88.6% हो गई। 67,33,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए। एक्टिव केस की संख्या 7,48,538 है। जाहिर तौर पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम तो हुई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एहतियात करने में ढील बरतें। पीएम मोदी के संदेश का सार यही है और इसकी वजह भी है। भारत सरकार की तरफ से बनाए गए विशेषज्ञों के पैनल का कहना है कि अगले वर्ष फरवरी तक देश की कम से कम आधी आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है, यानी तब तक कम से कम 65 करोड़ भारतीय कोरोना से संक्रमित हो चुके होंगे। पैनल की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल देश की करीब 30% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है और यह आंकड़ा फरवरी तक 50% पर पहुंच जाएगा। पैनल के अनुसार अगर भारत ने मार्च में लॉकडाउन न लगाया होता तो देश भर में 25 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई होती। हालांकि पैनल का यह भी कहना है कि इतनी बड़ी आबादी के संक्रमित होने से महामारी की स्पीड पर भी ब्रेक लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स ने चेतावनी भी दी है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे एहतियातों का पालन नहीं किया गया तो संक्रमण का स्तर और भी ऊपर पहुंच सकता है। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ जैसे त्योहारों वाले सीजन में कोरोना संक्रमण और बढ़ सकता है। पीएम मोदी के संबोधन में भी इस बात की फिक्र साफ तौर पर झलक रही थी। उन्होंने संत कबीरदास और रामचरितमानस के दोहे सुनाकर देश को कोरोना की गंभीरता समझाई। संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देखी के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। रामचरितमानस में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, सीखने जैसी बातें, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनियां भी हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप, प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। पीएम मोदी का ये जो फिक्र है वो बेमतलब नहीं है। आंकड़े कम जरूर हो रहे हैं संक्रमण के, लेकिन अगर लोग लापरवाही बरतते रहे तो मुश्किल वापस बढ़ सकती है। कई ऐसे देश हैं जहां पर ढिलाई दी गई और उसके बाद दोबारा एक कोरोना की लहर को सबने देखा और पीएम मोदी ने इसका उदाहरण भी दिया। बेल्जियम में सभी बार रेस्टोरेंट को 4 सप्ताह के लिए बंद रखने का आदेश फिर से जारी करना पड़ा। इटली ने संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए दोबारा से सख्त प्रतिबंध लागू किए। फ्रांस में पेरिस सहित 9 प्रमुख शहरों में दोबारा से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। चेक रिपब्लिक में दोबारा से संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार हो रहा है। जर्मनी में एक बार फिर संक्रमण की दर बढ़ी है, जिससे वहां बार रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश दे दिया गया।
स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक रूप से 15 से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। स्पेन में सरकार ने मैड्रिड और आसपास के इलाकों में 15 दिनों के आपातकाल की घोषणा की। नेदरलैंड्स में 14 अक्टूबर से सभी बार, रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप दोबारा बंद करने का आदेश जारी किया गया है। यूरोप के लगभग हर देश का ये हाल है, जहां संक्रमण की दर कम होने के बाद नियमों में ढील दी गई, जिसके बाद कोरोना की दूसरी लहर ने उन्हें दोबारा प्रतिबंध लगाने पर मजबूर किया। पीएम मोदी को इसी बात की फिक्र सता रही है कि त्योहारों के सीजन में अगर लोगों ने कोरोना के प्रति लापरवाही बरती तो कहीं भारत का हाल भी यूरोप की तरह न हो जाए। इसीलिए पीएम ने देश से एक बार फिर अपील की, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना को हल्के में बिल्कुल भी न लें। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे, ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। मनोज सिन्हा को जब जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, उसी समय से सवाल उठ रहे थे कि एक राजनीतिक व्यक्ति को अगर ये ओहदा दिया गया है तो कश्मीर में क्या बदलने वाला है। अब पहला इंटरव्यू उन्होंने दिया है चित्रा त्रिपाठी से, उनकी ये खास बातचीत देखिए। इन पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ आ गए हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ के स्थानीय हैं सब एक साथ आ गई हैं और सबने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों का जो हक था, वाजिब हक था, वो मिले। गुपकार और मुझे लगता है कि आपके लिए, आपको नहीं लगता है कि आपके लिए चुनौती है कोई? मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये भारत में लोकतंत्र है, इसलिए जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। लेकिन ईडी ने फारूक अब्दुल्ला साहब से जो पूछताछ की है उसको लेकर उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा है कि दरअसल ये बदले की कार्रवाई के तहत सरकार इस तरह से करा रही है। देश के संविधान में और कानून में सभी संस्थाओं को कुछ जिम्मेदारी मिली हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जब गुपकार समझौते के तहत लोग बैठते हैं उसी समय ईडी उनसे पूछताछ करेगी तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। भ्रष्टाचार पर मेरी रणनीति बड़ी स्पष्ट है, 0 टॉलरेंस टू करप्शन, और मैं समझता हूं उस पर मैं कायम हूं। कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं अवैध ढंग से, जिन लोगों ने संपत्ति जमा की है उनको हम अटैच करा रहे हैं और ये अभियान हम अनवरत चलाएंगे। ये डराने की कोशिश तो नहीं है यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को? नहीं, कोई उसमें राजनीतिक पार्टी या किसी का सवाल नहीं। जिसने वो डरे जिसने लूट की है, वो डरे जिसने भ्रष्टाचार किया है, और इसको ऐसे लोगों को डरना भी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे राजनीति में। चुनाव कब होंगे विधानसभा के? क्योंकि देश तो इसी बात का इंतजार कर रहा था और जम्मू कश्मीर के लोग खास तौर पर। मैं मानता हूं कि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो बात कही थी उसको देश मानता है, देश उस पर भरोसा करता है। आप सबको मालूम है कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है। कुछ लोगों को भ्रम होगा, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भारत के संविधान की शपथ ली है उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि डिलिमिटेशन का एक्ट देश की पार्लियामेंट ने बनाया है। एक बार डिलिमिटेशन का काम खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर अहम हो जाता है ना सर, जो आप बातें कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी अहम है और पूर्वोत्तर के वो 4 राज्य भी अहम है, वहां भी चुनाव होने, इसलिए
कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट में भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसको पूरी जिम्मेदारी से खारिज करता हूं।